नमस्कार। जैसा कि हम पेपर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीटेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट कौन-सा है यानी कि सीटेट एंड टेट दोनों का ये था। सब्जेक्ट हमारा सामाजिक अध्ययन है। इनमें हम देख रहे थे इतिहास के पार्ट्स को, ओके? जो कि पहला सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट्स कौन-सा था? इतिहास। इतिहास में हमने पिछले कुछ वीडियोज़ को आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि 3 वीडियो आप पहले से देख चुके होंगे, तो बहुत अच्छा नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका इसका दिया हुआ है, प्लस आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ओके? मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के हम इतिहास का ये जो सेशन स्टार्ट किए हैं इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए किए हैं। और ये क्यों किए हैं? क्योंकि ये सीटेट में पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल से एनसीईआरटी है, ये क्वेश्चंस को पूछे जाने हैं, ओके? जो 6 to 8 के लिए जो स्टार्ट होते हैं। तो हमारा जब बेसिक लेवल से स्टार्ट हुआ था, क्यों ना हम निरंतर इसे आगे करते रहे, कंटिन्यू करते रहे और आगे हम बढ़ते रहे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि भूगोल भूगोल जो है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका भी वीडियो मैंने दे रखा है, ओके? उसका भी लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे फ्रेंड्स आपके लिए। सबसे पहली बात कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी है लाइक करके। आपके इन रिस्पॉन्स से बहुत अच्छा अप्रिशिएट मतलब होता है और जिज्ञासाएं और भी बढ़ती कि चलो थोड़ा कोई काम ढंग का हो रहा है मेरे साथ साथ ये किया हुआ, चलो किसी के लिए ये इम्पोर्टेंस है। तो ये जो आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है वो पूछिए मत कितना बड़ा एक बहुत बड़ा मोटिवेट है, ओके? हमारे लिए जो मेहनत करो इस टाइप से इतना मेहनत करके बनाओ और मोटिवेशन मतलब अपने आप अंदर से इच्छा जगता है कि करो, बनाओ और लाओ क्वेश्चन जितना जितना डीपली लाओ, ढूंढ कर लाओ और बेटर टू बेटर करने की कोशिश और इच्छा है जगती है आपके रिस्पॉन्स के थ्रू। और ऐसे देख के नॉर्मल मतलब हटा दिया वो भी चलेगा जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन जिनका रिस्पॉन्स आता है उनके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतिहास के हम देख रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस को यानी कि कवर कर चुके थे। 30 क्वेश्चंस इनके भी हमने कर चुके हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर कहाँ से बढ़ेंगे? तो हमने ये सारा भीमबेड़िका मध्य पाषाण काल, यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं, जो हर क्वेश्चन से आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या टेट का या फिर सीटेट का एग्जाम में ये सब पूछा जाता। आज हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड देखेंगे। अब आप जान रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता ये सब क्या है, और ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि ये सब भी पूछे जाते हैं ही जाते हैं। ओके, तो चलिए इनके भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, आइए इससे पहले जानते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा में किस प्रकार की नगरीय संस्कृति के बारे में बोल रहा है, ओके? नगरीय संस्कृति मानी जाती है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए द्विनगरीय संस्कृति के बारे में कह रहा है, ऑप्शन बी बहुनगरीय संस्कृति के बारे में, ऑप्शन सी एकल नगरीय संस्कृति के बारे में, या ऑप्शन डी सभी के बारे में बोल रहा है, ओके? तो इसका जो सही जवाब की ओर हम बढ़ेंगे तो सही जवाब आपको होगा ऑप्शन सी एकल नगरीय संस्कृति है हड़प्पा सभ्यता में, ओके? किस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता में नगरीय संस्कृति मानी जाती थी? वो थी एकल नगरीय संस्कृति। कैसे, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें एकल नगरीय संस्कृति, तो ये हड़प्पा सभ्यता का जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर फिगर, ओके? वहाँ का जो बेसिक फिगर है जो प्राप्त है वो आपको दिया गया है इस चित्र के माध्यम से। जिस बड़े क्षेत्र में अधिकांश व्यक्ति, ओके, गैर कृषि व्यवसाय गैर अब ये गैर कृषि व्यवसाय क्या होता है? गैर कृषि जिनमें कृषि का उपयोग न होता हो, ओके? कृषि से कोई भी कार्य न होता हो। फॉर एग्जाम्पल खनन से रिलेटेड कोई वर्क हो गया, ओके? उत्पादन से रिलेटेड में छोड़ करके जैसे कि हमारा मट्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क हो गया, जैसे आप पहले बर्तन बनाना या फिर पुराने ज़मानों में इस प्रकार के कार्यों को ज़्यादातर किया जाता था, कृषि को थोड़ा सा कम महत्वता देकर। लेकिन इस प्रकार के जो गैर कृषि व्यवसायों और आजीविका उपार्जित करते हैं तथा जिनके बीच औपचारिकता, ओके, औपचारिकता प्रतिस्पर्धा के बारे में बोल रहा है ना आपसे, अनौपचारिकता नहीं औपचारिकता, ओके? औपचारिकता और अनौपचारिकता के दोनों अलग अलग होते हैं। तथा तथा यहाँ पर तथा यहाँ पर बात करें तो तथा द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, उसी को नगरीय समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से जो नगरीय संस्कृति के बारे में हमसे पूछ रहा है कि आखिरकार वो एकल नगरीय संस्कृति क्या थी। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नगरीय संस्कृति होती क्या है, उस समय का समाज कैसा था नगरीय को लेकर के। तो ये इसी प्रकार का जो बोला जाया जाए एक तरह से गैर कृषि व्यवसायों को लेकर के, वहाँ पर एकल नगरीय संस्कृति को हमें प्रधानता मतलब बताई गई है। यदि हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें कि दूसरे क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो यहाँ संस्कृति से रिलेटेड, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए खाद्यान्न व्यवस्था थी, ऑप्शन बी नगर योजना प्रणाली थी, ऑप्शन डी दंड प्रणाली, ऑप्शन डी देशाटन व्यवस्था थी। तो इनमें से कौन सी व्यवस्था थी आपको बताना है, यानी कि उस समय की प्रणाली कौन सी थी, जो हड़प्पा संस्कृति में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की बतानी थी। तो वो एक तरफ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नगर योजना जो प्रणाली थी ना, उसकी हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। अब ये नगर योजना प्रणाली क्यों एक थी, चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं क्यों एक थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के दौरान बस्तियों को एक गढ़, ओके, और एक निचले शहर में विभाजित किया गया था। सड़कों, घरों,
संरचनाओं और भवनों का निर्माण सिंधु के लोगों द्वारा किया गया था। ओके, और इनकी इमारतें ईंट से यानी कि एक रेशियो 2:4 यदि हम बात करें कि अनुपात में होती थी, चाहे वो राजस्थान, पंजाब या सिंध में हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय यदि नगर योजना की बात करें तो वहाँ का जो बस्तियों का एक गढ़ था, मतलब एक सामूहिक गढ़, एक जगह पे रहने का सबका एक बहुत बड़ा बस्ती जो अपना बचा मतलब बसा हुआ था, और वो किस प्रकार का निचले स्तर पे, ओके, एक निचले शहर में विभाजित मतलब वहाँ का बताया गया था, जहाँ पर आपको वहाँ देखने को क्या क्या प्राप्त मिलते हैं। वहाँ पर आपको सड़क देखने के मिलते, घर देखने के मिलते, हर वो संरचनाएं आपको देखने को मिलते जो एक रहने के लिए भवन मतलब कि भवन निर्माण के लिए वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर छोटी से छोटी, बड़े से बड़े कार्य मतलब वहाँ की कारीगरी आपको एकदम कंफर्टेबिलिटी लाइफ जीने के लिए जिस प्रकार से रहना चाहिए वो सारी की सारी व्यवस्था उस समय के निर्माण प्राप्त हुई थी सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा। यहाँ की ईंटें का भी कितना उसका अनुपात था वो भी बताया गया है, और चाहे वह राजस्थान में हो, पंजाब में हो या सिंध में, सभी का सेम टू सेम ही वो प्राप्त देखने को मिला है। ओके, साथ ही साथ बात करें तो सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास शतरंज पट यानी कि ग्रिड प्लानिंग की तरह होता था। कैसा होता था, मतलब यहाँ की बात करें शतरंज के पट की तरह होता था, और इसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर दक्षिण हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्ण से पश्चिम की ओर यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। ओके, ये भी आपको इसमें बता दिया जाए जा रहा है कि किस प्रकार से मोहनजोदड़ो का दिशा का निर्माण, हवाओं की दिशा का निर्माण को बता रही है, किस दिशा से किस दिशा की ओर बहा करती थी। उत्तर से दक्षिण हवाओं का लाभ होता था, उठाते थे, और सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर वहां पर जाती हुई हमें दिखाती थी। अब इस प्रकार की जो चारों प्रकार की सड़कों से घिरे आयतों में आवासीय भवन या फिर तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए गए थे। यहाँ के निर्माण कार्य एकदम अपने ही जगह पर एकदम अद्भुत थी, क्योंकि लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इतनी सारी उपलब्धियां उन्हें सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में देखने को प्राप्त होंगी। यहाँ पर सड़कों का निर्माण से बात कीजिए आप, घरों, सड़क, यहाँ पे हर वो बोली नहीं कंफर्टेबिलिटी चीज़ जो भी चाहिए जो आज के ज़माने में हमें प्राप्त होती है वो सारी उस वक्त सभ्यता में मौजूद प्राप्त मिली थी। हर छोटे से छोटे नालों की भी बात करें, यहाँ पर आपको बोलता है ना उत्तर दक्षिण, अभी उत्तर दक्षिण किधर है तो उत्तर आप सब जानते हो ऊपर की ओर और दक्षिण नीचे की ओर। ओके, और यदि हम इधर बात करें तो ये पूरब की ओर, और इस साइड बात करें तो ये पश्चिम की ओर होते हैं। तो इस प्रकार से पूरब से पश्चिम भी तो कह रहा है ना कि यानी यानी कि ये पूरब से पश्चिम के, यानी कि मुख्यतः ये चारों दिशाओं को लेकर के आपको बोल रहा है कि हर ओर की तरफ से इनमें मतलब अच्छे खासे यहाँ का डेवलपमेंट देखा गया था उस समय सड़कों को लेकर के। साथ ही साथ घरों के आयातों को लेकर के, उनके आकार प्रकार किस प्रकार से थे, हर आवासीय भवन या फिर अन्य प्रकार का जो भी निर्माण उस समय कलाकारी थी, सब खुद में ही एक तरह से मतलब बेमिसाल थी, जो प्राप्त हमें मतलब उस समय की हड़प्पा सभ्यता के समय में नगर का अभिविन्यास का जो हमें प्राप्त मिला था उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस नेक्स्ट टाइम यदि पूछे कि वहाँ का महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी तो नगर योजना प्रणाली, इसीलिए तो बोला गया ना नगर योजना, जो नगर की जो योजना थी यानी कि उसको लेकर के जो एक तरह से प्लानिंग प्रणाली था वो बहुत अच्छी खासी देखी गई थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपको बोलता है हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रभावशाली, अब सबसे प्रभावशाली बोल रहा है ना, क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज होते हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है माई फ्रेंड्स। यदि क्वेश्चन आप समझोगे तो आंसर ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सबसे प्रभावशाली वर्ग बताना, ओके, वर्ग निम्न में से कौन सा था। अब यहाँ पर जिस प्रकार से आपको वर्ग के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी शिल्पकार, ऑप्शन सी चिकित्सक या ऑप्शन डी श्रमिक, तो इनमें से जो सबसे बोला ना कि सबसे प्रभावशाली वर्ग आपको बताना है निम्न में से इनमें से कौन सी थी, तो वो थी आपकी यहाँ पर व्यापारी। ओके, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन ए व्यापारी आपकी सबसे प्रमुख थी। क्यों थी वो भी चलिए जान लेते हैं। उस समय की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में मोहरों, किसका, मोहरों धातु और सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। किन चीज़ों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, किस चीज़ में, अपने व्यापार में मोहरों का प्रयोग नहीं करते थे, किसी भी धातु का या फिर सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान जो क्या होता था, तो अब आप सोचेंगे कि उस समय व्यापार किया कैसे जाता था, जब मोहरे दिए ही नहीं जाए जाएंगे, जब पैसे दिए नहीं जाए जाएंगे, जब धातु किसी को कोई लेन देन होगा ही नहीं, तो आखिरकार व्यापार चलता कैसे था। उस समय हड़प्पा सभ्यता में एक्चुअली वहाँ आदान प्रदान की थी व्यवस्थाओं के, यानी कि वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, अर्थात वस्तु सामान के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। आप समझ गए होंगे देख करके, वस्तु विनिमय बाटों द्वारा नियंत्रित होता था, और यह बाट समांतर चार्ट नमक यानी कि चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे।
तो ये देखिए आप समझ गए होंगे, इसे समझ गए कि सामान के बदले सामान उस समय जो था वही मुख्य उस समय व्यापार का केंद्र था। ठीक है, कि यदि आप ये सामान ले रहे हैं तो बदले में मेरी भी ज़रूरत की सामान आपको मुझे देनी होगी। तो इस प्रकार के उस समय लेन-देन का यानी आदान-प्रदान का व्यापार था। साथ ही साथ व्यापार हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो शहर की कार्यशालाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल, ओके, किस चीज़ का, कच्चे माल का आयात पर केंद्रित भी था। ठीक है, यहाँ पर कच्चे माल पर भी ये मतलब केंद्र था, जिसमें ईरान और अफ़गानिस्तान के खनिज, कहाँ के, ईरान के और अफ़गानिस्तान से खनिज, भारत के अन्य हिस्सों में सीसा और तांबा, चीन से क्या आता था, जेड आता था, और हिमालय और कश्मीर से नदियों में तैरने वाली देवदार की लकड़ी भी शामिल थी। देखा आपने, यहाँ पर व्यापार की कितनी बड़ी श्रृंखला को हमें दर्शाया गया है। उस समय हड़प्पा सभ्यता का व्यापार शहर की कार्य मतलब में बताएं कि किस प्रकार से किया जाता था, शहरों में उपयोग किन कार्यों को ज़्यादातर किए जाते थे। तो कच्चे माल का आयात वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता था, जो कि बाहरी देश, अदर कंट्रीज से यानी अदर देश से हमें प्राप्त हुआ देखने को वहाँ पर मिला हड़प्पा सभ्यता में। जैसे कि ईरान से, अफगानिस्तान से खनिज देखने को प्राप्त हुआ। भारत के अन्य हिस्सों में देखिएगा तो सीसा, तांबा, चीन, जेड, हिमालय यानी कि खुद का भी भारत के अन्य हिस्से यानी कि अदर जिलों से भी इसमें आते थे हड़प्पा सभ्यता में, और अदर हम लोग कंट्री से भी देखते थे। हमने ये दोनों चीज़ इसमें देखा। ओके, यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि हड़प्पा के लोगों की धार्मिक पद्धति, अब धार्मिक पद्धति से रिलेटेड पूछा जाए ज़रा, कि निम्न में से किस धर्म से लगभग समानता पाई जाती थी, बताइए। क्या वो जैन धर्म से थी, या फिर तुर्क धर्म से थी, यहूदी धर्म से थी, या फिर हिंदू धर्म से थी? आपको इनमें से गैस करना है कि किन में से हड़प्पा के लोगों की धार्मिक पद्धति सबसे ज़्यादा थी। ओके, धर्म से लगाव यानी कि सबसे ज़्यादा एकता देखी जाती थी उस धर्म के प्रति, सब में समानता देखी जाती थी कि उसी धर्म के प्रति उन लोगों का मतलब ज़्यादातर इच्छाएं देखने को प्राप्त होती थी। वो था ऑप्शन डी, हिंदू। अब हिंदू में कैसे थी, चलिए इसे भी हम जान। तो सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर, तो कि सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था, ये क्वेश्चन आता है ना कि आखिर का मुख्य धर्म वहाँ का क्या था, किस धर्म में ज़्यादा समानताएं प्राप्त होती थी। तो आप जान जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को प्राकृतिक पूजक थे। कैसे थे, प्राकृतिक पूजक थे, यानी प्राकृतिक के प्रति उनका सबसे ज़्यादा रुझान देखने को प्राप्त होता था। और इसके अलावा यदि यदि प्राकृतिक देवता के अलावा यदि आप अदर की बात करें, जैसे अब जानते हैं सभी को, तो हमें वहाँ पर भगवान शिव की पूजा मतलब देखने को मिलती थी। वहाँ पर ज़्यादातर भगवान शंकर भगवान जी की यानी कि शिव भोले जी की वहाँ पर देखने को प्राप्त होती थी। इस सभ्यता को बसाने वाले लोग मूलतः निषाद, ओके, या फिर किरात भील थे। ठीक है, ये उनका अपना जात को बताया जा रहा है कि इन लोगों की तरफ ये चीज़ ज़्यादातर भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। तो ये सभ्यता बसाने वाले मुख्यतः हमें निषाद या फिर किरात भील देखने को प्राप्त होते थे। साथ ही साथ हम देखें तो कुछ विद्वान मानते थे कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, और पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। है ना, प्रमाण न होने के कारण देखिए, मेन तो मुख्यतः जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हमें प्रमाणों पर ही डिपेंड करता है, कौन से चीज़ साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण है, तो चलो वो चीज़ की मान्यता प्राप्त हो जाती, नहीं है तो फिर उनकी मान्यता खत्म भी कर दी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रमाणों की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए कुछ विद्वानों की यदि बात करें तो देखिए कि हिंदू धर्म में द्रविड़ों का मूल धर्म था, जैसे कि शिव द्रविड़ों की बात करें आर्यों ने अपना लिया था, और जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी मतलब धर्म के ऐसा नहीं कि माने नहीं थे, उस समय भी थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जैन या बौद्ध धर्म के तो थे। इसके लिए इतिहासकारों में भी अभी भी मतलब पूर्ण रूप से प्रमाणित अच्छे से प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ओके, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए लोगों के व्यापार का स्थान होता है, या ऑप्शन बी लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप का स्थान होता है, या ऑप्शन सी लोगों के रहने का स्थान होता है, या फिर ऑप्शन डी उत्सव स्थान होता है। इनमें से आपको बताना है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है जनपद का शाब्दिक अर्थ, आप यदि जान रहे हैं तो चलिए बिल्कुल गैस कर चुके होंगे कि क्या होता है। अदरवाइज चलिए हम जान जाते हैं, ऑप्शन सी लोगों के रहने का स्थान को जनपद का शाब्दिक अर्थ हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जनपद संस्कृत, ओके, संस्कृत संज्ञा पुल्लिंग किसी राज्य या मंडल का एक निश्चित सीमा वाला वह भाग है, या कहे कि खंड है, जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल उसी चीज़ को बोल रहा है ना कि लोगों के रहने का स्थान जो बोला गया है आपको ऑप्शन में, तो ये देखिए भाग बोल रहा है ना, यानी कि वो निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है, किसी के अंतर्गत वो होता है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर वैदिक ग्रंथों के अनुसार यदि आर्य जनजातियों को जन का नाम यदि पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे जो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। ओके, यानी कि सामाजिक इकाई उस समय की चलने वाली जो भी रहने वाली जो उस वक्त चल रही थी सामाजिक इकाइयाँ थी वो बताएंगे। और जन से बना जनपद शब्द का अर्थ लोग या फिर विषय हो गया, मुख्यतः लोग या
विषय हो गए, जैसे कि लोगों के रहने का स्थान से रिलेटेड ऑप्शन में ना, तो ये लोग और उससे रिलेटेड विषय और पद यानी पैर से रिलेटेड ये आपको बताया जा रहा है इसमें। तो ये मतलब आपका जनपद का बताया जाएगा। तो मुख्यतः ये क्लियर आप समझिए कि जनपद इट मीन्स एक तरह से लोगों के रहने का स्थान को जनपद का शाब्दिक अर्थ बताया गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में। ओके, कि अजात शत्रु निम्न में से किस जनपद का शक्तिशाली शासक था? इस जनपद का, देखिए यहाँ पर जनपद आया ना, एक वो समूह, एक रहने वाला, एक स्थान से रिलेटेड, जो रहने वाले लोगों के स्थान का मतलब लोगों के रहने का स्थान से, तो किस जनपद का शक्तिशाली शासक था, है ना। यहाँ जनपद वर्ष, यदि जनपद वर्ष अभी हमारा क्लियर नहीं होता तो शायद ये समझ में भी नहीं आता। तो अजात शत्रु जो थे वो किस जनपद के शक्तिशाली शासक थे? मगध के थे, अवध के थे, वज्जी के थे, वैशाली के थे। ये सारा का सारा आप एक स्थान से रिलेटेड देख सकते हैं, जैसा अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इनका जो सही उत्तर की ओर यदि हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे कि अजातशत्रु जनपद किस जनपद के शक्तिशाली शासक थे। तो वो थे आपका, ऑब्वियसली आप जान के होंगे देख के, वो थे ऑप्शन नंबर ए मगध के। कौन से? ऑप्शन नंबर ए मगध के। अब मगध के वे कैसे जनपद की शक्तिशाली शासक थे? शत्रु। ओके, ये इनका फिगर दिया हुआ है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब मूर्ति का बनाया हुआ उनका स्टैचू एक बनाया गया है। और काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पिक्चर्स इनके आते हुए हैं, यदि आप सर्च कीजिएगा तो। फिलहाल हम बात करते हैं अजात शत्रु के बारे में। लगभग ये 493 ईसा पूर्व, कब के? 493 ईसा पूर्व मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था। कौन? जिनके मतलब ये अजात शत्रु, और जिनके पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। ओके, यानी कि जिसने अपने ही पिता को मार करके वो राज्य को अपने मतलब अपने अंडर ले लिए थे ये। और इस प्रकार के अजात शत्रु मगध सम्राट यानी कि साम्राज्य का क्या बन गए? राजा बन गए थे। और उनके अंग जो कौन कौन से थे, यानी कि राजा बनने के बाद जो इनके अंडर में जो जो वो एरियाज आते थे वो कौन कौन से थे? वो थे अंग, लक्षवी, ओके, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य से यानी कि में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने। ओके, तो एक प्रकार से एक साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य बनाया, क्योंकि छोटे छोटे स्थान को ऐड करके ही बड़ा स्थान बनता है ना। तो इन्होंने इन सभी को अटैच कर करके अपना एक विस्तृत साम्राज्य स्थापना कर लिए थे। कौन? अजात शत्रु जी ने। और ये कब के थे? ये 493 ईसा पूर्व की बात है। ओके, काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन ये मगध के एक प्रतापी सम्राट भी है और बिंबिसार का ये पुत्र थे। बिंबिसार आप समझ रहे होंगे नाम सुन करके। ओके, तो वे उनके पुत्र थे, ठीक है, जिसने पिता को मार करके ही राज्य को प्राप्त अपना कर लिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ओके, ये जो कहा गया है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, ठीक है, यानी कि सभी को अपने जीवन से प्यार है और सभी कोई, जितने भी जीव बनाए गए इस संसार में, सब कोई जीना चाहते हैं, अपने जीवन को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो कथन कहा गया है ये किनका कहा गया है? ऑप्शन ए बोध जी का कहा गया है, ऑप्शन बी महावीर जी का कहा गया, ऑप्शन सी अरस्तु जी का कहा गया, या ऑप्शन डी प्लेटो का कहा गया। ओके, तो आप इनमें देख सकते हैं कि ये जो कथन है वो किस चीज़ पे कहा गया है। ये कथन को आप ध्यान में रखते हुए जानिएगा कि कथन जीवन से प्रिय और जीवन जीने की राह को बताया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार से जीवन को जीने की शैली से, जीवन को आसान तरीके से, यानी कि जीवन से रिलेटेड हर जो भी मार्गदर्शन होते हैं वो किन्हीं के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो वैसे यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी महावीर जी के बारे में, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका ऑप्शन बी महावीर जी, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अब चलिए महावीर जी के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पिक में देख रहे हैं कि यहाँ पर पिक में यहाँ पर मूर्ति दी गई, मूर्ति बनाई गई है महावीर जी की, और साथ ही साथ ओके, यानी कि वर्धमान जी, इनको वर्धमान जी के भी बताया जाता है। तो वर्धमान जी का जन्म 2500 साल पहले क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ओके, और यही वर्धमान बाद में अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी बन गए। क्या बन गए? महावीर स्वामी बन गए। तो आप सोचेंगे इनका नाम महावीर कैसे पड़ा? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 2500 साल पहले जब इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय फैमिली में कुंडलपुर में, तो ये वहाँ के एक प्रकार से अंतिम तीर्थकर महावीर बन गए थे। ओके, और इनसे जो रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानते हैं। महावीर स्वामी जी का जो त्याग और यानी कि जो जीवन था वो त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। ओके, हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में इन्होंने यानी कि जन्म लिया। भगवान महावीर जी का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा, ओके, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, धर्म का पाठ पढ़ाया था। किन्होंने? महावीर जी ने। साथ ही साथ इसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट कहा गया कि समाज का ये दुर्भाग्य, ये अलग से सीख दिया गया कि ये वाकई में समाज का दुर्भाग्य होता है कि जब भी कोई महापुरुष ओके हयात होते हैं तब उन पर आरोप या फिर प्रत्यारोप लगाते हैं, उनका आदर नहीं करते,
उनके जाने के बाद अनेकों मंदिर बनवाकर उनकी पूजा किया करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स कि जब जो इंसान जब तक जिस चीज़ के लिए डे एंड नाइट स्ट्रगल करके मेहनत करके जिसको दे रहा है उनकी वो छवि या उनसे उतना लगाव तब तक नहीं इस समाज से देख पाता है जब तक वो उस चीज़ में है। हाँ, उनके जाने के बाद उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, तो ये थोड़ा-सा बताया जाया जा रहा है कि ये हमारा समाज का दुर्भाग्य है। साथ ही साथ यदि रहते भर में हो जाए तब तो फिर क्या बात है ना? तो इनमें उनको भी रहते भर में काफ़ी चीज़ें फ़ीलिंग होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। उनके त्याग बलिदान को हम उनके जाने के बाद ही समझ पाते हैं, क्योंकि हर इंसान ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो, है ना? और साथ ही साथ महावीर जी का जो जन्म था वो सोचिए पूरा का पूरा त्याग और तपस्या से ही ओतप्रोत था। तो कितना बड़ा और कितना ज़्यादा इनको परेशानियाँ हुई होंगी उस समय। प्लस इनका एक तरह से कहा जाता है कि इनकी जयंती महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो वो कब मनाई जाती है? 9 अप्रैल को मनाई जाती है, ओके? तो हमने महावीर जी के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आई होप्स आप भी काफ़ी कुछ जान गए होंगे कि महावीर जी कौन थे और कहाँ के थे और उनका जीवन किस प्रकार का रहा। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? ओके, तो महावीर जी के जो मतलब अनुयायी थे, तो वो किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन ए महावीर शिष्य जाने जाते थे, ऑप्शन बी जैन जाने जाते थे, ऑप्शन सी भिक्षु जाने जाते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जाने जाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनके अनुयायी रहते थे वो जो जाने जाते थे वो जाने जाते थे ऑप्शन नंबर बी जैन नाम से जाने जाते, क्योंकि इनका जैन धर्म से ज़्यादातर जुड़ाव था। कैसे था? चलिए जैन धर्म के बारे में भी हम इनके जुड़ाव को यानी कि अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे वो भी जान लेते हैं। महावीर जी की बात करें तो वो किस धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर उनको जाना जाता है? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। जैसा अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि वो अंतिम थे, है ना? तो उसी प्रकार से ये अंतिम थे, इसीलिए उनका महावीर नाम पड़ा था। और ये अंतिम तीर्थकर वो कौन से थे? 24वें थे। कौन से अंतिम? 24वें थे, ओके। और उनका जन्म ईशापुर में यानी कि 599, ओके, 599 वर्ष माना जाता है। और उनके पिता कौन थे? राजा सिद्धार्थ। कौन थे? राजा सिद्धार्थ थे। और माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था रानी त्रिशला, ओके, रानी त्रिशला माता का नाम था। और बचपन में उनका नाम वर्धमान रखा गया था। जैसा अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा ना, वर्धमान इनका नाम था। अंतिम तीर्थकर होने के कारण उनका नाम महावीर नाम पड़ गया था। और ये जैन धर्म के थे। यहाँ जैन धर्म से रिलेटेड पूछा जाएगा ना अभी क्वेश्चन, इसीलिए ये जैन धर्म को ध्यान में रखते हुए इनका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि इसमें थेरा किसे कहते हैं? ओके, ये थेरा किसे कहा जाता है? तो थेरा किसे कहता है? चले चल में समझ जाते हैं। ऑप्शन ए बुद्ध के शिष्यों को यानी कि बुद्ध जी के शिष्यों को थेरा कहा जाता है, या फिर महावीर के उच्च शिष्यों को थेरा कहा जाता है, या फिर सन्यासियों को थेरा कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म के उपदेशकों को थेरा कहा जाता है। तो सही उत्तर की ओर बात करें तो एक्चुअली इसका थेरा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म के उपदेशकों को थेरा कहा जाता है। थेरा होता क्या है? तो ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट आप जान रहे हो इसको देख करके कि जैन धर्म में जो भी उपदेशक होते हैं, जो उपदेश दिया करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? थेरा नाम से जानते हैं, ओके। तो ये थेरा का है। थेरा का एक छोटा सा भी है, उसे भी जान लेते हैं। इन्हें हम थेरा या फिर थेरी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि थेरी किसे कहा जाता है, एक तरह से बोला जाएगा कि थेरी होता क्या है, तो थेरी या थेरा मतलब किसे कहा जाता है? तो थेरो यानी कि आमतौर पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूपों में क्रमशः थेरा लिखा जाता है और थेरी लिखा जाता है। आप सोच नहीं, थेरी यहाँ पर है, यहाँ पर थेरो है और वहाँ पर थेरा पूछा गया है, तो ये क्या है? अलग अलग नाम है, तो इसको कैसे समझा जाए? तो ऑब्वियसली इसको पुल्लिंग में भी लिखा जाता है, स्त्रीलिंग में भी लिखा जाता है। तो जो पुल्लिंग में लिखा जाता है उसको थेरा बोलेंगे, और जो स्त्रीलिंग उसका हो गया वो हो गया थेरी, ओके, इस वर्ड्स का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये थेरा थेरी में आपको देखने को प्राप्त होगा, ओके, यदि ये आमतौर पर बात की जाए तो। और बौद्ध मठ व्यवस्था जो होती है उसमें वरिष्ठ जो भिक्षुक होते थे यानी कि भिक्षुओं जो और भिक्षुनिक से होते थे यहाँ यानी कि, तो उनको जो बौद्ध भिक्षुओं और ननों के लिए पाली में एक सम्मानजनक शब्द है, क्या? थेरा थेरी, ओके। तो वो एक सम्मानजनक एक ऐसा शब्द है यानी कि ऐसा बोला जाता है इनमें कि जो किनको बौद्ध मठ व्यवस्था में जो भी वरिष्ठ होते हैं, भिक्षुओं हो गए या फिर भिक्षुनिक से हो गए, ओके, तो इनके लिए एक तरह से उनके लिए भिक्षुओं या फिर ननों के लिए ये एक सम्मानजनक एक शब्द है, ओके, थेरा थेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आई होप ये थेरा क्वेश्चन में आपको लिप्सा पूछ रहा है कि लिप्सा को तृष्णा कहा गया है, तो ये किसने कहा है? ओके, तो लिप्सा को तृष्णा किसने कहा है? क्या लिप्सा को तृष्णा महावीर जी ने कहा है, या फिर अरस्तु जी ने कहा है, या फिर ऑप्शन सी बुद्ध जी ने कहा है, ऑप्शन डी चाणक्य जी ने कहा है? तो आप गैस कीजिए कि पहली बात कि लिप्सा यानी कि तृष्णा, तो तृष्णा होता क्या है और इस तृष्णा के बारे में किन्होंने कहा है? ठीक है, लिप्सा को तृष्णा किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर के साथ चलेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहा है बुद्ध जी ने। किन्होंने कहा? बुद्ध जी ने कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है, चलिए उसको भी जान लेते हैं।
सबसे पहले यदि बात करें हम, तो सबसे पहले एक तरह से जवाब दिया गया है आपको कि इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है या कैसे। तो आचार्य चतुर जो थे वो शैन्य शास्त्री अपनी कृति में मतलब पराजित नारी जो होती थी उनमें तृष्णा के लिए स्पष्ट कहते थे कि तृष्णा सब दुखों की जड़ है। ओके, एक तरह से ये कहा जाया जा रहा है कि तृष्णा सभी दुखों का जड़ है। कैसे? तो शरीर को सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को ही क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं। तो मेन पॉइंट आपका उभर करके यहाँ पर यही आता है कि तृष्णा कहते किसे हैं? तो तृष्णा कहते हैं कि शरीर को जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं सुख पहुंचाने वाली होती हैं या उनका हम उपभोग करते हैं अपनी इच्छा के लिए, वही तृष्णा कहलाया जाता है। तो तृष्णा होता क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, बौद्ध जी ने कहा है। और क्या कहा ये भी आप समझ गए। तो चलिए, मेन यही था, यहाँ शरीर से लेकर के यहाँ तृष्णा कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में यही कहेंगे, जो कि शरीर को सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं के उपभोग को, इच्छा को ही हम तृष्णा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसे एक तरह से कहा गया ना कि तृष्णा सभी दुखों की जड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इच्छा जितनी ज़्यादा होंगी, एक्सपेक्टेशन जिससे जितनी ज़्यादा होगी, जब वो नहीं पूरा होने पे दुख दर्द भी तो उतना ज़्यादा होगा ना। हम जिस चीज़ से एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे कि ये हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी, जब उनमें से कम हो तो हमें संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, साथ ही साथ दुख भी तो मिलेगा ना। तो इसीलिए तृष्णा के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं पराजित नारी, इनका जो जो आचार्य चतुर्सेन थे उनकी अपनी कृति लिखी गई है, तो उनमें उन्होंने क्लियर कहा कि तृष्णा शब्द दुखों का जड़ है। तो इसीलिए ये कहा गया है। और ऐसे तो नॉर्मल कहा जाता है कि शरीर को सुख पहुंचाने वाली कोई भी वस्तु जो भी है इच्छा, या भी उनको हम तृष्णा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारे ये 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो कि सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं हम, ये कंप्लीट होता है। आई होप्स ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा और रहेगा भी, यदि आप इसे देखें समझें और इसके लिए थोड़ा सा निरंतर अभ्यास करें। बहुतों को ये क्वेश्चन यदि कंटिन्यूटी बना हुआ है, मतलब एनसीईआरटी बेसिक लेवल से हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, स्कूल टाइप से भी आप पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, ये उन्हीं सब क्वेश्चंस को देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो जहाँ पर हमें फिर से जानने की ज़रूरत है, रिवीजन की ज़रूरत है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड, साथ ही साथ नमक संगठन से। और पिछले जो वीडियो जो हमारे है वो सभी आपको मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध प्राप्त होंगे। आप चाहे तो आराम से जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। ओके, सीटेट 2024 पे। और पिछले जो भी वीडियोज़ है, पुराने जो भी है, उन ऐसा नहीं कि न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस को आप छोड़ते जाइए, सभी को जानना ज़रूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चलिए ऐसे निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हर चीज़ जानते रहेंगे। इसी प्रकार से हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।